नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन में किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं। तो आज हम आप सभी के सामने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं इनके साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप यूपी टेट के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर आप सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17,000 शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको इसी महीने में मिल जाएगी और ये मिलने के बाद आपको जिस प्रिपरेशन करनी है आपको प्रिपरेशन के लिए लग जाना है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो आज की सीरीज़ आपकी यूपी टेट, एस टेट और इसके अलावा अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन को। और अगर आप हमारे साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। आज की सीरीज़ का जो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके यूपी टेट, एस टेट के लिए नहीं, आपके सुपर टेट और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका संसद, ऑप्शन नंबर बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है आपका मंत्रिमंडल। तो चारों ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपका जो है करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संसद। ठीक है, तो संसद ही है वो एकमात्र ऑप्शन जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि महाभियोग राष्ट्रपति पर कौन लगा सकता है, तो संसद लगा सकती है। अच्छा, अब महाभियोग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जान लीजिए क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि महाभियोग आपका जो महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया कहाँ से गया है, या सबसे पहले महाभियोग किस देश ने प्रस्तावित किया था। तो महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़, ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि ये एक कोर्ट के माध्यम से तो चलने वाली प्रक्रिया ही है। इसके अलावा जो बाहर के जो सदस्य हैं यानी बाहरी जो कार्यवाही है वो भी इसमें की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में संविधान का अगर उल्लंघन देखा जाता है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति जो होता है अगर संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसी दशा में महाभियोग जो है वो लगाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका यहाँ से निकल कर आता है वो ये है कि संविधान जो है इसमें महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि महाभियोग संविधान के किन किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो सबसे पहला आपका जो अनुच्छेद है वो है 61वां, यानी कि 61 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 61 में वर्णित है महाभियोग के बारे में। इसके अलावा 124 का जो अनुच्छेद 124, 124 का चौथा सेक्शन, पांचवा सेक्शन जो है ये सभी रिलेटेड है आपके महाभियोग से। अगला 200 संविधान का 217वां और 218वां जो है अनुच्छेद, ये इन सभी में महाभियोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि कितने दिन पहले जिसके भी ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि जैसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या फिर राष्ट्रपति के पहले, तो उनको कितने टाइम पहले उनको सूचित किया जाता है या सूचना कब दी जाती है, तो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है महाभियोग लगाने से पहले। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था हम यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला गया था। तो सबसे पहले कौन थे हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी है TN पाई और ऑप्शन नंबर डी है आपका कामराज। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत का प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र आप कह सकते हैं कैसा है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है आपका अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन नंबर डी है आपका तीनों में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा और जो करेक्ट आंसर है, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो भारत में जो है लोकतंत्र या फिर जो प्रजातंत्र है उसमें कौन सी व्यवस्था आती है? तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो है करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे देश में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है वो देखा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हैं क्या और दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो प्रत्यक्ष मीन्स होता है कि जब लोगों की आवाज़ सीधी सुनी जाती है और एक जनमत संग्रह के रूप में इसे गिना जाता है, तो ये आपका प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष मतलब कि जनता डायरेक्ट जो है वो डिसीजंस देती है, ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मीन्स होता है कि जनता अगर अपना प्रतिनिधि चुने और वो उनके फैसले को ले और या इनडायरेक्टली उनके फैसले में शामिल होता है, तो ये आपका अप्रत्यक्ष माना जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में आप मेरे ख्याल से अंतर समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि अगर जनता डायरेक्टली जो है वो आवाज़ उसकी सुनी जाती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब कि जैसे आप विधायक जो नेता चुनते हैं तो उनके द्वारा अगर हमारे देश की व्यवस्था चलाई जा रही है तो ये अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा दोनों के बीच में अंतर। इसका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो यहाँ पे देख लेनी चाहिए, जैसे कि आपको दोनों के बीच में तुलनात्मक अंतर देखना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक ऐसे रूप में एक ऐसे स्वरूप को संदर्भित किया जाता है जिसमें नागरिकों को सरकार के प्रशासन में अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि सरकार अगर चल रही है तो उसमें अगर नागरिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यह आपका प्रत्यक्ष होता है। जबकि अप्रत्यक्ष में लोकतंत्र से ऐसा तात्पर्य है कि एक ऐसे लोकतंत्र जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट देते हैं, जैसे कि हमारे देश में नेता और विधायक चुने जाते हैं। नीतियां, तो अप्रत्यक्ष में सरकार की नीतियां लोगों द्वारा स्वयं की जाती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सरकार की नीतियां लोगों द्वारा स्वयं तय की जाती हैं, जबकि अप्रत्यक्ष में लोग सरकार की नीतियों का जो निर्णय है वो लेने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। अब विधानमंडल देखिए, तो प्रत्यक्ष वाले में संपूर्ण समुदाय की विधायिका जो है वो संपूर्ण समुदाय मिलकर के बनाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जो पार्टी जीत जाती है उसके प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और विधायिका का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यूज़ होता है उन देशों के लिए जिसकी जनसंख्या छोटी है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष मतलब जिन देशों की जनसंख्या का आकार बड़ा है उनके लिए अप्रत्यक्ष चुना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष की बात की जा रही है तो हाल ही में कैलिफोर्निया में जो समलैंगिकता का विवाद था, इस पर जनता ने स्वयं फैसला सुनाया था, तो ये क्या था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? चारों ऑप्शन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगातार 7-8 बार पूछा जा चुका है आपके यूपी टेट में, सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। या ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड के संविधान और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो इन चारों में से जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर इज आयरलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आयरलैंड का संविधान है, वहां से हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 के बीच में हमारे नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। भाग कौन सा है? तो भाग है आपका 3 और 4। 3 और 4 भाग में संविधान की
संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको यहाँ पे वर्णित किया गया है, जिसे संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इज भारत का उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी है भारत का राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन का इससे रिलेटेड आता है कि अगर इन केस लोकसभा का अध्यक्ष अगर एब्सेंट होता है तब कौन अध्यक्षता करेगा? तो तब अध्यक्षता करेंगे उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी एब्सेंट होते हैं इन केस, तब कौन अध्यक्षता करता है? तब करेंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा देखिए, सभा का जो अध्यक्ष होता है ना, जब ये दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है तो इनकी जो यूनाइट मीटिंग होती है, जो दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है, तो इन्हें बुलाता कौन है? दोनों सदनों को एक साथ बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का है। ठीक है, और ये टोटल अभी तक कितने बार हुआ है? तो अभी तक कुल 3 बार जो है वो कंबाइंड मीटिंग, यानी कि जो संयुक्त बैठक है वो ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक है उसको कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपने यहाँ पर देखे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई मेंबर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 30 वर्ष। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है दैट इज 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय, बहुत ज़्यादा फेमस है ये आपका टर्म, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। ठीक है, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था। तो यहाँ पे त्रिस्तर जो आप देख रहे हैं ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे माना जाता है वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, सेकेंड जो मध्यस्थता में आता है उसे कहा जाता है पंचायत समिति। थर्ड जो है जो कि टॉप लेवल पे माना जाता है वो होता है जिला परिषद। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है कहाँ पे वर्णित है? तो 73 में, अनुच्छेद नंबर 73 में इसे वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है BN राव, और ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा गांधी। तो चारों ऑप्शन को आपने ठीक से देख लिया होगा। आई होप जो करेक्ट आंसर है उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो करेक्ट आंसर है उसको देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका आंसर भी आपका सेम ही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द ये किस भाग से लिए गए थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है मूल प्रस्तावना के भाग से, और ऑप्शन नंबर बी है आपका 29th संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और ऑप्शन नंबर डी है 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वरना आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके नेक्स्ट वीडियो में नजर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। अभी हमने त्रिस्तरीय समिति की बात की कि त्रिस्तरीय समिति कैसे गठित होती है और कौन कौन से लेवल पे होती है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बलवंत राय समिति, ऑप्शन नंबर बी है आपका अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी है आपका विश्वेश्वरैया समिति और ऑप्शन नंबर डी है सिंधवी समिति। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बलवंत राय समिति के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय समिति है उसका गठन किया गया था, ठीक है। त्रिस्तरीय समिति हमने अभी आपको बताया, जिसमें लोवेस्ट लेवल पे आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है पंचायत समिति, उसके बाद टॉप लेवल पे आता है जिला परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं। कई बार आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जो नहीं टर्म है ना, ये जो नहीं टर्म है इसको आप भूल जाते हैं पढ़ना, और आप क्वेश्चन देकर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से, आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आता है। ये देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर सेटअप करने में जो एग्जामिनर है उसका जनरली दिमाग ये रहता है कि बच्चे क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ें और कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना है। सबसे पहले एक ट्रिक मैंने आपको बहुत पहले भी बताई है और फिर से इस चीज़ को मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। जब भी सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और अगर नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे इसमें नहीं शब्द यूज हुआ है, तो सबसे पहले आपको पेंसिल से इस नहीं को अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए कि क्वेश्चन में नहीं क्या पूछा जा रहा है, किससे रिलेटेड, ठीक है। आपके प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सभी तीनों, यानी कि प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है ये सदन के दोनों संसद के जो दोनों सदन हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक समानुपातिक प्रणाली के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। यानी कि उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करते, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो है, चार ऑप्शन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। जब हमने उपराष्ट्रपति की बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो ये आता है कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा अगर बहुमत पारित किया जाता है तब उस केस में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आज की सीरीज का जो लास्ट प्रश्न था उसको इसी से समाप्त करते हैं आज की सीरीज को, ठीक है। और नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं जो कि और भी ज़्यादा यूजफुल होगी आप सभी के लिए, और हम वो सभी प्रश्न लेकर आएंगे जो कि लगातार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आज की सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। दीजिएगा अमृता को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए